So in last class we talk about rate law. Is it clear? Can you clear? And law of mass action. और हमने ये भी बोला था केमिकल काइनेटिक्स वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन मीन स्पीड ऑफ द रिएक्शन. और केमिकल काइनेटिक्स हमें क्या बनाती है द मैकेनिज्म बाय विच दिस रिएक्शन प्रोसीड कि क्या मैकेनिज्म है. और दूसरा है व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन. इज इट क्लियर? कैन यू क्लियर? और हमने आपको ये भी बताया था कि रेट लॉ और एक लॉ ऑफ मास एक्शन होता है. दिस इज़ अ रेट लॉ है ना. रेट लॉ क्या बोलता है? रेट लॉ ये बोलता है कि द रेट अगर आपका कोई रिएक्शन है फॉर एग्जांपल ए प्लस बी रिएक्ट टू फॉर्म सी प्लस डी. इज इट क्लियर? सो यू हैव अ ए मोल्स ऑफ ए एंड बी मोल्स ऑफ बी react to form C moles of C and D moles of D. So left hand side वाला आपका क्या होता है reactant that you know. Is it clear? And right hand side वाला आपका product होता है. और हमने ये भी बताया था जो reactant होते हैं वो react करके क्या बनाते हैं products. जितना reactant कम होता है उतना product build up होता है. तो rate को जब भी हम express करते हैं rate of reaction, is it clear? That is proportional to the concentration of the reactant consumed इन द रिएक्शन. रेट लॉ ये बोलता है कि आपका कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है एज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली. देखो देखने अगर आप इसको देख के बोलोगे आप बोलोगे एज पर द बैलेंस्ड इक्वेशन. आप बोलोगे कि मैम एज पर द बैलेंस्ड इक्वेशन. अगर मैं बैलेंस्ड इक्वेशन को देखता हूँ तो ए का कितना मोल्स कंज्यूम्ड हो रहा है ए मोल्स और बी का कितना मोल्स कंज्यूम्ड हो रहा है बी मोल्स. इज इट क्लियर? बट एक्चुअली जो है एक्चुअली का मतलब होता है कि जब हमने एक्सपेरिमेंट किया है ना दिस इज द एज पर द बैलेंस्ड इक्वेशन. एज पर द बैलेंस्ड इक्वेशन ए का ए मोल्स है और बी का बी मोल्स है. बट अगर आप बोलोगे कि मैम एक्चुअली जो हमारा स्टेटस है दैट कुड बी द जब हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा वेन एवर वी हैव डन द एक्सपेरिमेंट सो हमने इसका अल्फा मोल्स कंज्यूम किया. वी हैव कंज्यूम द अल्फा मोल्स ऑफ ए एंड वी हैव कंज्यूम द yes we have consumed the beta moles of B. is it clear? can you clear? बेटा एक्सपेरिमेंटली का मतलब ये होता है कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो जो दिखता है वैसा नहीं होता. या टेल मी आस्क. सो अल्फा मोल्स ऑफ ए एंड यू हैव कंज्यूम्ड द बीटा मोल्स ऑफ बी. इज इट क्लियर? कैन यू क्लियर? और जब भी हम रेट बोलेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द product of the concentration of the reactant. Is it clear? This is the product of the concentration of the reactant. Each raised to the power of its stoichiometry, that is the alpha moles of A and the beta moles of B. So जो ये stoichiometry है which is come in this rate law as a power. So वो बोलता है the rate of reaction is proportional to the concentration of the reactant actually consumed in the reaction. इज इट क्लियर? और अगर आप बोलोगे कि और जो ये अल्फा और बीटा है बेटा ये आपके स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है. दीज आर कॉल्ड एज द स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट. इज इट क्लियर? ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ए एंड बी एक्चुअली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन. क्लियर? और हमने ये भी बोला था जो आपका रेट लॉ होता है उसमें जो आपकी पावर्स होती हैं दैट द सम ऑफ द पावर्स द सम ऑफ द पावर टू विच द concentration of the reactant is raised. Is it clear? So that is give you the order of the reaction. that you clear है ना? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. और अगर हमने ये भी बोला था अगर आपका अल्फा प्लस बीटा दैट सम ऑफ द पावर कम आउट टू बी जीरो तो इट मीन्स इट इज़ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें जो रेट होता है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जिसका पावर रिएक्टेंट का पावर जीरो होगा. मीन्स इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट. इसका मतलब ये नहीं कि रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होगा. मीन्स अगर आप रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज और डिक्रीज करते हो तो रेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा. बिकॉज आपको पता है कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन 2 करता हूँ है ना अगर 2 का पावर 0 है तो आंसर शुड बी 1. इज इट क्लियर? जब किसी भी कॉन्सेंट्रेशन का पावर 0 होगा तो आपका आंसर शुड बी 1. तो इट मीन्स द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. इसलिए जो भी जीरो ऑर्डर होते हैं तो उसमें जो रिएक्टेंट की पावर्स होगी दैट कुड बी अ जीरो. इट मीन्स दैट अल्फा प्लस बीटा कम्स आउट टू बी जीरो. इट मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम्ड. इज इट क्लियर? कैन क्लियर? मीन्स रेट पे कोई भी फर्क नहीं आएगा. और वेन एवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अल्फा प्लस बीटा कम्स आउट टू बी 1 so it means the rate of reaction is proportional to the one concentration terms of the reactant.
कि एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड करता है। अगर आप बोलोगे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलती हूँ A+B रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, है ना, इफ इट इज़ जब आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो आप बोलोगे मैम रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स अपॉन द वन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्म्स, इधर ए भी हो सकता है या मैम बी पे भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता। रेट किस पे डिपेंड करता है, इधर इट डिपेंड्स अपॉन द ए और इट डिपेंड्स अपॉन द बी। सो आपका जो पावर होगा वो 1 होगा। If I am going to say if the alpha plus beta comes out to be second order reaction, is it clear? तो second order reactions वो होता है in which the rate of reaction depends upon the two concentration terms of the reactant. Is it clear? जैसे A और B, देखो इसका power 1 कर देते हैं। अगर आपका कोई reactions है A plus B react to form products. Is it clear? So जो rate of reaction two concentration terms पे depend करता है वो आपका what we can say that is a second order reaction. अगर आप बोलोगे मैम अल्फा प्लस बीटा लाइकवाइज दिस इज 3, it depends upon the means rate of reaction is proportional to the 3 concentration terms. मीन्स आप ये भी कह सकते हो कि इसका पावर जिसका 3 है। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? सो ऐसे आपके बहुत सारे ऑर्डर होते हैं और ऑर्डर का सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होती हैं वो आपके फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, मीन्स आपके डेसिमल में भी हो सकते हैं। कहते आपको एक एग्जांपल याद करना होगा बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं एस्टेल्डिहाइड, इज इट क्लियर कैन इट क्लियर? अगर आप बोलोगे अगर आप इफ योर टीचर इज गोइंग टू आस्क यू कैन यू प्लीज टेल मी द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन विच इज़ इन फ्रैक्शन विच इज़ इन डेसिमल, तो आप 1-2 एग्जांपल्स याद करोगे। जैसे एस्टेल्डिहाइड दैट इज़ अ इथेनॉल, अगर आप इथेनॉल को अगर आप इसको हीट करते हो 723 केल्विन पे, है ना, तो इट विल ब्रेक डाउन टू गिव मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर? सो हेयर यू जस्ट सी एज पर द बैलेंस्ड इक्वेशन, इसका तो आप बोलोगे कि मैम 1 मोल्स कंज्यूम हो रहा है, बट जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली उसको करके देखा तो वो बोलते हैं कि द रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू द जो एस्टेल्डिहाइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1.5 है, मीन्स 1.5 मोल्स आप कंज्यूम कर रहे हो। बेटा आप ये नहीं कह सकते कि जो बैलेंस इक्वेशन में जो दिखता है वैसा ही होगा। इज इट क्लियर? तो यू हैव कंज्यूम द 1.5 मोल्स ऑफ दिस रिएक्टेंट। इज इट क्लियर? सो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुड बी दैट इज 1.5। बेटा जो बैलेंस्ड इक्वेशन में वो भी हो सकता है, बट एक्चुअली क्या है, एक्चुअली कितने पे आपका रेट डिपेंड करता है रिएक्टेंट के, तो दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्डर। तो रेट लॉ पे ही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हम मतलब फाइंड आउट करते हैं। जो भी आपका रेट लॉ होता है ना उसके ऊपर ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेस्ड है। और ये भी हमने बोला कि आप ये भी कह सकते हो कि जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हो, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज हम कैसे लिखते हैं dx अपॉन dt। इज इट क्लियर? अगर आप रिएक्टेंट वाइज, बिकॉज आप बोलते हैं ना कि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है, रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, तो विद टाइम साइमल्टेनियसली रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बिल्डअप होता है। इज इट क्लियर कैन इट क्लियर? तो इसका मतलब रिएक्टेंट जितना रिएक्टेंट कम होगा बेटा उतना ही प्रोडक्ट बिल्डअप होता है। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन माइनस में जाता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन प्लस में जाता है। इट्स मीन्स रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बिल्डअप होता है। इज इट क्लियर कैन इट क्लियर? तो इसमें अगर आपको हम ग्राफिकली प्रूफ करते हैं, अगर आपको ग्राफिकली भी हम आपको शो करते हैं तो ग्राफिकली वो ऐसा देता है, इट इज़ लाइक दिस। एक्स एक्सिस में दिस इज अ टाइम, कहते हैं विद टाइम, टाइम तो सेम ही रहेगा ना, और दिस इज अ कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर कैन इट क्लियर? तो कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज इन मोल्स पर लीटर। तो अगर हम रिएक्टेंट वाइज करते हैं तो देखो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है और अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बिल्डअप हो रहा है, और जो ये सिचुएशंस होती हैं दैट इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट। इज इट क्लियर? बेटा ये रिएक्टेंट कम हो रहा है, दिस रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट, और जो आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है दिस रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट्स। इज इट क्लियर कैन इट क्लियर? सो यू कैन से, और ये पूरा चैप्टर जो आपका रेट लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शंस है। अब आप बोलोगे कि मैम लॉ ऑफ मास एक्शंस क्या होता है, तो व्हाट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन? लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है इट इज़ बेस्ड ऑन द बैलेंस्ड इक्वेशन। जैसा दिख रहा है वैसा ही होता है। अगर आप बोलते हो इफ़ यू हैव a moles of A react with the B moles of B to form product, तो इस केस में अगर हम बोलते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन
multiplication of the product concentration each raised to the power of its stoichiometric coefficient as shown by the balanced chemical equation. Clear? As shown by the balanced chemical equation. ये ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. क्लियर? सो दिस इज अ लॉ ऑफ मास एक्शन. और वन मोर थिंग कि whenever you just remove this proportionality sign as per the rate law, रेट लॉ जो होता है जो हम एक्सपेरिमेंटली करके देखते हैं, ठीक है. तो एज पर द रेट लॉ अगर हम बोलते हैं ए का अल्फा मोल्स कंज्यूम हुआ है और बी का बीटा मोल्स कंज्यूम हुआ है, इज इट क्लियर. और वेन एवर यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन तो द रेट ऑफ रिएक्शन इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू द कांस्टेंट के. इज इट क्लियर. तो दिस इज अल्फा और बीटा. और हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था जो आपका ये जो के होता है दैट इज द रेट कांस्टेंट. इज इट क्लियर. और रेट कांस्टेंट का हमने ये भी बताया था, रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन. क्लियर. इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन. क्लियर. डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन. और हमने ये भी बताया था अगर आपका कोई सेम रिएक्शन है, अगर आपका सेम रिएक्शन है, जैसे अगर हम बोलते हैं ए प्लस बी रिएक्ट टू फॉर्म सी प्लस डी, तो अगर इफ दिस रिएक्शन इज कैरिंग आउट एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड तो इसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू समथिंग होगा. इज इट क्लियर. बट वेन एवर द सेम रिएक्शन, अगर आपने सेम रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज कर दिया, सपोज करो यू कैन कैरी आउट द सेम रिएक्शन एट 20 डिग्री, बिकॉज आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. अगर आप बोलते हो कि मैम आपने वही सेम रिएक्शन को डिफरेंट टेम्परेचर पे किया तो आपका रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा. इट मीन्स द रेट कांस्टेंट का वैल्यू इज चेंज्ड. So it means the same reaction carrying out the different temperature, the rate constant value gets changed. Is it clear? भाई increase भी हो सकता है because for every 10 degree rise in temperature the rate of reaction will be doubled. Is it clear? Can be clear? भाई ये आपको that you need to understand. रेट कांस्टेंट जो होता है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. रेट इज प्रोपोर्शनल टू, अगर हम बोलते हैं ए का पावर अल्फा है और बी का पावर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बी इज बीटा. सो रेट लॉ में ही एक कांस्टेंट होता है, उसको हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं. और सबसे अच्छा बात यह है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट. कहते हैं व्हाट इज रेट कांस्टेंट. कहते हैं रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू व्हाट. कैन यू प्लीज टेल मी. तो आप बोलोगे कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन. जो रेट कांस्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, अगर हम ए का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लेते हैं और बी का कॉन्सेंट्रेशन भी 1 मोलर लेते हैं. इट मीन्स व्हाट इट मीन्स कि जब आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट व्हेन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज 1 मोलर. मीन्स अगर आप 1 मोलर कंज्यूम करते हैं, बिकॉज अगर किसी का भी पावर अल्फा पावर अगर 1 का पावर कुछ भी हो तो व्हाट इज योर आंसर. योर आंसर इज व्हाट. अगर आप रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लेके चलते हैं मीन्स 1 मोल्स पर लीटर, अगर 1 का पावर कुछ भी हो तो आंसर comes out to be 1. Is it clear? Can you clear? So in that case the rate of reaction is equal to the rate constant. Is it clear? वो रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है. इट्स सिंपल मैथ्स. आपको एक्सपोनेंट आना चाहिए केमिकल काइनेटिक्स में. तो आप बोलते हो कि मैम द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टेकन इज यूनिटी और 1 मोल पर लीटर, मतलब 1 मोलर. क्लियर. क्योंकि एज पर द मैथ्स अगर किसी का भी पावर 1 का पावर 2 हो तो आंसर कम्स आउट टू बी 1. इज इट क्लियर और नॉट. कैन आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि जो आपका रेट कांस्टेंट होता है, जो ये हमने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, जो भी आपका रेट कांस्टेंट होता है के, कहते हैं इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे उसको कोई मतलब नहीं है. रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है. रेट कांस्टेंट कहता है आई एम नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. इज इट क्लियर. और जो आपका रेट कांस्टेंट है, जो आपका रेट कांस्टेंट का एसआई यूनिट है, मीन्स द एसआई यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन.
It is different for different order of fraction. Different order of fraction. तो अब हम आपको आज का टॉपिक हम ये बताएंगे SI यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द SI यूनिट ऑफ K. K means rate constant. Any doubt? For different order action. For different order of action. Order of action. So अब आप बोलोगे कि मैम how I have to find out the SI यूनिट ऑफ K for different order of action. It is a very important topic. ठीक है. तो अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. Now I'm going to take one example. For example, अगर हम बोलते हैं कि जब आप बोलते हो कि मैम रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम ऐसे बोलते हैं ना dx अपॉन dt. देयर इज अ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम. इज इट क्लियर? it is equal to K. दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन का पावर n बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? आप यही तो बोलते हैं ना कि द रेट ऑफ रिएक्शन बेटा, द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है. और उसका पावर हम n लेते हैं. आई डोंट नो कि उसका स्टोइचियोमेट्री क्या होगा. इज इट क्लियर? अगर हम बोलते हैं दिस इज द n मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, इट विल रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट. तो आप रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करोगे? तो आप बोलोगे कि रेट इज इक्वल टू dx अपॉन dt. इट इज इक्वल टू रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, बिकॉज रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होता है 1 मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर. तो आप बोलोगे इट इज़ K. दिस इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. आई डोंट नो कि आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा. और दिस इज हमने एक जनरल रिएक्शन लिख दिया. दैट यू अंडरस्टैंड और नॉट? और रेट होता है दैट इज अ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन. दिस dx इज ऑल्सो कॉन्सेंट्रेशन. तो यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो. कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt इज इक्वल टू K. दिस इज अ कॉन्सेंट्रेशन का पावर n. क्लियर? कैन आई क्लियर? अब आपको K का वैल्यू निकालना है. तो अगर जब आपको K को निकालना है बेटा, मैं सिर्फ मैथ्स अप्लाई कर रही हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. तो जब आप इसको K को करोगे, दिस इज अ K इज इक्वल टू दिस इज अ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt. और जो ये वाला कॉन्सेंट्रेशन होगा ये डिवाइड में जाएगा कि नहीं जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन का पावर n का किया कि नहीं किया? और आपको पता है ऊपर भी कॉन्सेंट्रेशन है और नीचे भी कॉन्सेंट्रेशन है. तो मैथ्स क्या बोलता है, अगर आप इस कॉन्सेंट्रेशन को कट करते हो, है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन dt इंटू 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन. तो n का पावर माइनस n माइनस 1 किया, चलेगा? क्योंकि आप इस कॉन्सेंट्रेशन को कट कर रहे हो ना, डिड्यूस कर रहे हो ना, तो आपको n में से -1 कर दो. यू अंडरस्टैंड प्रियांक? एनी क्वेश्चन? इट्स अ सिंपल मैथ्स. ठीक है. इट्स अ एक्सपोनेंट्स और पावर्स. आपको जो चैप्टर्स है ना मैथ्स का वो आना चाहिए बेटा. तो जब हम बोलते हैं कि K इज इक्वल टू टाइम इज ऑलवेज इन सेकेंड. इज इट क्लियर? और अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन को आप देखो, अगर कोई भी डिनोमिनेटर में होता है, अगर आप उसको ऊपर लेके चले जाते हो, चेंज करते हो, रेसिप्रोकल करते हो, तो पावर भी चेंज हो जाता है. ये n-1 है तो 1 - n लिख सकते हैं. टेल मी, यू अंडरस्टैंड ना? जैसे हम कभी लिखते हैं 1/2 का पावर -3 है, तो अगर आप ये डिनोमिनेटर में अगर आप 2 को ऊपर लेके जाते हो तो पावर भी पॉजिटिव हो जाता है ना, चेंज हो जाता है ना, 3. तो सेम थिंग की है. 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन है तो इट इज़ इसका पावर n-1 है. अगर आप इसको रेसिप्रोकल करते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन को ऊपर लेके जाते हैं बेटा, तो उसका पावर भी चेंज हो जाता है 1 - n. दैट यू अंडरस्टैंड? दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन आई एम राइटिंग K इज इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंड. इज इट क्लियर? आपने कॉन्सेंट्रेशन को आप ऊपर लेके गए हो एज अ डिनोमिनेटर, तो आपका पावर भी 1 - n हो जाता है. क्लियर? और अगर आप वैल्यू पुट करते हो, टाइम इज इन सेकेंड, कॉन्सेंट्रेशन इज मोल पर लीटर, 1 का पावर -n. तो ये आपको एक जनरल रिएक्शन बनता है. अब आप किसी भी ऑर्डर का SI यूनिट निकाल सकते हैं. तो नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट दैट यू नीड टू अप्लाई. तो ये आपको याद करना होगा बेटा. अगर आपको कोई भी ऑर्डर मिलता है और आप बोलोगे मैम SI यूनिट क्यों याद करना है, बिकॉज जब आपको न्यूमेरिकल्स आएगा SI यूनिट ही बताएगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 0 ऑर्डर है, 3rd ऑर्डर है. इज इट क्लियर? जैसे हम बोलते हैं K इज इक्वल टू 1 अपॉन
यू कैन से 1 अपॉन टाइम इंटू कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1 माइनस एन। तो एन इज द ऑर्डर ऑफ एक्शन, वो ये बताएगा ये ऑर्डर ऑफ एक्शन कौन सा है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप अगर आप इसको याद करते हो, अगर आपकी टीचर बोलती है कि ओ आई हैव अ जीरो ऑर्डर एक्शन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर एक्शन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर एक्शन, जीरो ऑर्डर एक्शन। तो एन का पावर क्या होगा, जीरो होगा। इज इट क्लियर? मतलब एन का वैल्यू सॉरी क्या होगा, जीरो। सो आई एम गोइंग टू पुट k इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम सेकेंड, concentration is in mole per liter, तो 1 minus 0, so what you will get, तो what is the SI unit of K, तो K is equal to moles per liter रहेगा कि नहीं रहेगा, आप बोलोगे मोल पर लीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? और यू कैन से मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इज इट क्लियर और नॉट? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? हाँ, अगर इफ़ योर टीचर, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज या तो फिर आप इसको याद करो कि जीरो ऑर्डर एक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू मोल्स पर लीटर पर सेकंड होता है बेटा, बिकॉज हमें तभी पता चलता है कि ये ज़ीरो ऑर्डर एक्शन है। जो भी आपका ज़ीरो ऑर्डर एक्शन होगा, ज़ीरो ऑर्डर एक्शन, तो व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ के, मोल्स पर लीटर पर सेकंड। For example, another example is if the n का value is 1 means your reaction is of first order reaction. Clear? अगर आपका reaction first order reaction है तो what is the SI unit of K? तो आप बोलोगे K is equal to 1 upon second into moles per liter 1 minus 1, तो आंसर comes out to be 0। तो K is equal to 1 upon second mole per liter, पावर इज जीरो। अब देखो जब किसी का पावर जीरो होता है आंसर कम्स आउट टू बी 1। इज इट क्लियर? कैन इट क्लियर? ठीक है, तो इस केस में के का जो वैल्यू होगा इट कुड बी अ सेकंड इनवर्स। क्लियर? तो आपका जो फर्स्ट ऑर्डर एक्शन होता है बेटा, आपका जो फर्स्ट ऑर्डर एक्शन होता है ना, उसमें जो एसआई यूनिट ऑफ के होगा ना, एसआई यूनिट ऑफ के, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कुड बी अ सेकंड इनवर्स। क्लियर? आपको कभी कभी ये रेट कांस्टेंट से मालूम होता है कि भाई ये रिएक्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर, बिकॉज आपकी सिलेबस में एज पर द क्लास 12 ज़ीरो और फर्स्ट ऑर्डर पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? अगर आप बोलोगे कि मैम इफ़ इट कुड बी अ सेकंड ऑर्डर एक्शन, अगर आपका सेकंड ऑर्डर एक्शन है, जब भी आपका सेकंड ऑर्डर एक्शन है, अगेन व्हाट यू विल डू, इट मीन्स n इज इक्वल टू 2, तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम, again you can write the formula, general formula, concentration 1 minus n, तो k is equal to 1 upon second into mole, concentration is mole per liter, तो 1 minus 2, what your answer, तो आप बोलोगे k is equal to 1 upon second into mole per liter 1 minus 2, the power is -1। देखो जब आपका पावर -1 होता है तो सब कुछ आप रेसिप्रोकल कर दोगे कि नहीं कर दोगे, तो व्हाट यू विल डू, आप बोलोगे सेकेंड इनवर्स। अब देखो ये मोल पर लीटर है, दिस इज अ मोल पर लीटर ना, इसका पावर -1 होता है ना, तो बेटा आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो आपका जो मोल ऊपर है तो इट कुड बी अ मोल क्या होगा, नीचे जाना चाहिए कि नहीं है, मोल इनवर्स और लीटर का पावर 1 होगा, लीटर ऊपर आ जाएगा ना, चेंज हो जाएगा ना। अगर आप इसको चेंज करते हो, लीटर बाय मोल करते हो, तो पावर फिर चेंज हो जाता है ना, 1 हो जाता है ना, तो मैंने वही किया। इज इट क्लियर? कैन इट क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, समझ आया कि नहीं आया? तो लाइकवाइज आप थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, सेकंड, फिफ्थ ऑर्डर, आप किसी भी ऑर्डर का आप रेट कांस्टेंट का ऐसा यूनिट निकाल सकते हो। इज इट क्लियर? चलें आगे, ठीक है। सो इफ़ योर टीचर इज गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज़ द डिफरेंस between rate constant and rate of reaction, what do you say? What is the difference between the rate of reaction and rate constant? Okay, बिल्कुल, पहले तो डेफिनेशन, परफेक्ट आंसर। जब भी आपको कोई पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, तो पहले तो आप उसका डेफिनेशन ही लिख दो, इट इज़ अ प्रोपोर्शनलिटी साइन इन द रेट लॉ इक्वेशन ना,
आप ये बोलते हो ना, हाँ, तो आप बोलो कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इट कुड बी चेंज इन, दिस इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? आप बोलते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन इज द, इट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन. इज इट क्लियर? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम. क्लियर? प्रोडक्ट विद टाइम, सिंपल डेफिनेशन है. और अगर आप बोलोगे कि मैम रेट कांस्टेंट क्या होता है, इट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. इज इट क्लियर? इन द रेट लॉ इक्वेशन कहते हैं ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. इज इट क्लियर? जो अभी हमने आपको समझाया है इन रेट लॉ इक्वेशन. क्लियर? इन द रेट लॉ इक्वेशन, सिंपल लैंग्वेज में. अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द सेकंड डिफरेंस, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है उसका एसआई यूनिट इज ऑलवेज सेम. एसआई यूनिट तो सेम रहेगा ना, सेम ऑलवेज. उसका तो चेंज होता रहता है. इसका एसआई यूनिट कितना है? इसका एसआई यूनिट तो होता है मोल्स पर लीटर, जो भी है पर सेकंड. क्लियर कि नहीं क्लियर? और अगर आप बोलोगे कि मैम इसका एसआई यूनिट जो के है, इसका जो एसआई यूनिट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन. एसआई यूनिट इज डिफरेंट for different order reaction. Different for different order reaction. सिंपल है ना? Different order reaction. और अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द थर्ड डिफरेंस, मैंने आपको बताया था जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. नहीं आया? रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है बेटा, इट डिपेंड्स किस पे करता है? इट डिपेंड्स ऑन द, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. क्लियर? भाई जितना रिएक्टेंट ज़्यादा होगा उतना प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा. जैसे आपके पापा घर पे खाने का सामान कम लेके आओ तो कम खाओगे, ज़्यादा लेके आओ तो ज़्यादा खाओगे. तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. बट जो आपका के है कहते हैं इट इज़ इंडिपेंडेंट. उसका जो वैल्यू है कहते हैं इट इज़ इंडिपेंडेंट. इज इट क्लियर? ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. क्लियर? That is a very important. Clear? Can you clear? So this is the main difference between the rate of the reaction and the rate constant. Now we can move to the another topic. अब हम आगे next topic पे जा सकते हैं. Now I'm going to talk about the molecularity. अब आप बोलोगे मैम what is the molecularity of a reaction? कहते हैं molecularity क्या होती है? बेटा जब हम बोलते हैं कि जैसे हम बोलते हैं, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं. जब हम बोलते हैं ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विद बी मोल्स ऑफ बी टू फॉर्म प्रोडक्ट, तो इसमें ये होता है मॉलिक्यूलरिटी का मतलब ये होता है दैट आई जस्ट वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, हम बोलेंगे द मॉलिक्यूल्स ऑफ जो रिएक्टेंट होते हैं ना, दे विल कोलाइड विद ईच अदर. नहीं आया? कोलाइड विद ईच अदर. ये कोलिजन थ्योरी है, वो जो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. दिस इज मॉलिक्यूलरिटी जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द कोलिजन थ्योरी. मॉलिक्यूलरिटी जो है ना वो कोलिजन थ्योरी पे बेस्ड है. अब आप बोलोगे कोलिजन थ्योरी क्या होता है? जैसे एक सिंपल वे में बोलना चाहती हूँ. जब भी आप रिएक्शन की बात करते हो तो हम बोलते हैं द रिएक्टेंट विल रिएक्ट, रिएक्टेंट विल कम एंड दे विल कोलाइड विद ईच अदर. रिएक्टेंट आपस में टकराते हैं और फिर प्रोडक्ट बनता है. इज इट क्लियर? आप ये बोलोगे कि प्रोडक्ट कैसे बनता है, हम बोलते हैं जो रिएक्टेंट है वो आपस में कोलिजन करते हैं और कोलिजन करते हैं. ये रिएक्टेंट क्या करते हैं? दे विल कोलाइड विद ईच अदर, कोलिजन करते हैं और जितनी कोलिजन्स होती हैं उतना प्रोडक्ट बनता है. बट द थिंग इज दिस, रिएक्टेंट तो बेटा बहुत होते हैं. कहते हैं अगर आप बोलते हो कि 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, तो 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट में कितने रिएक्टेंट्स होते हैं? ऐसे सोचो 6.022 इंटू 10⁻23. बेटा कोलिजन के लिए अगर आपको किसी के साथ किसी के ऊपर अटैक करना है, कोलिजन होना है, तो कहते हैं कोलिजन के लिए भी एक मिनिमम एनर्जी होना चाहिए. कहते हैं जी अगर आपके रिएक्टेंट का कोलिजन होता है तो दिस रिएक्टेंट मस्ट हैव सम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी. दिस रिएक्टेंट मस्ट हैव minimum amount of energy. Minimum
amount of energy to make effective collision. Is it clear? कहते हैं to make a effective collision. To make a effective collision. कहते हैं कि भाई भाई अब आप कहोगे मैम रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट कोलाइड करते हैं, भाई कोलिजन्स तो बहुत सारी हैं, बट एवरी कोलिजन इज नॉट अ इफेक्टिव कोलिजन. हर एक कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं होती, बट जो इफेक्टिव कोलिजन होती है दैट विल मेक अ प्रोडक्ट. इज इट क्लियर? तो वो एक क्वेश्चन आता है, कहते हैं एवरी कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट एन इफेक्टिव कोलिजन, इज नॉट एन इफेक्टिव कोलिजन. कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन नहीं होती है. अगर रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो एवरी कोलिजन इज नॉट एन इफेक्टिव कोलिजन, बिकॉज ओनली इफेक्टिव कोलिजन विल मेक अ प्रोडक्ट. कहते हैं जो इफेक्टिव कोलिजन्स होती हैं, जब इफेक्टिव कोलिजन्स जो होती हैं, कहते हैं इट विल मेक अ प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट बनाते हैं. और इफेक्टिव कोलिजन के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जिसको थ्रेशोल्ड वैल्यू बोलते हैं, वो हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे. कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए. इज इट क्लियर? इफेक्टिव कोलिजन को करने के लिए, बिकॉज इफेक्टिव कोलिजन ही प्रोडक्ट बनाती है, और इफेक्टिव कोलिजन के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. इज इट क्लियर? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, जिसको आने वाले कल में हम आपको आगे जब एक्सप्लेन करेंगे उसको थ्रेशोल्ड वैल्यू बोलते हैं. तो इसलिए मॉलिक्यूलरिटी ये बोलती है कि जब हम बोलते हैं A प्लस बी रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, हाँ, इसका A मोल्स है, इसका B मोल्स है. तो जो भी आपको बैलेंस्ड इक्वेशन में दिखता है बेटा, जो भी आपको बैलेंस्ड इक्वेशंस में कितना मोल्स दिखता है, अगर आप बोलोगे मैम इसका A मोल्स है और इसका B मोल्स है, ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी जो होती है बेटा वो सेम होती है. कि वो ये एज्यूम करते हैं कि जो ये रिएक्टेंट होते हैं आपस में टकराते हैं और इफेक्टिव कोलिजन करते हैं और वो प्रोडक्ट बनता है. तो मॉलिक्यूलरिटी जो होती है, जो आपको रिएक्शन में दिख रहा है, कितने मोल्स दिख रहे हैं. अगर फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट शो यू वन थिंग, वन रिएक्शन, दिस इज अ O2 प्लस F2, दे विल रिएक्ट टू फॉर्म O2 एंड F2. तो इसमें रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं. बस यू नीड टू बैलेंस इक्वेशन. कहते हैं एज पर द बैलेंस्ड इक्वेशन how many moles of या how many molecules of these reactant is there in the balanced equation. आप बोलोगे कि मैम 1 मॉलिक्यूल है, तो आपकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी तो इट इज़ यूनिमॉलिकुलर. जो भी आपकी मॉलिक्यूलरिटी होगी तो दिस इज एज पर द बैलेंस्ड इक्वेशन. इसका आपका 1 मोल्स है, तो दिस मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 1 मॉलिक्यूल. क्लियर? और आप इसको यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन भी बोल सकते हैं. क्लियर? मॉलिक्यूलरिटी में ये होता है कि भाई जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कोलिजन करते हैं, और हम ये ज्यूम करते हैं इफेक्टिव कोलिजन जो होती है वो प्रोडक्ट बनाती है. तो मॉलिक्यूलरिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए वो बोलते हैं जो आपका बैलेंस्ड इक्वेशन में जितना मॉलिक्यूल्स आपका रिएक्टेंट का दिख रहा है ना बेटा, वो ही मॉलिक्यूलरिटी है. हम ये ज्यूम करते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं और आपका प्रोडक्ट बनता है. क्लियर? कहीं नहीं. और अगर एक नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज इफ़ यू हैव अ 2HI, है ना, दे विल डिकम्पोज टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड आयोडीन. तो इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा? व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अबव रिएक्शन? बता सकते हो? दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन. इसका कितना मॉलिक्यूल्स दिख रहा है? रिएक्टेंट का कितना? कहाँ 3 का दिख रहा है? 2. रिएक्टेंट ही तो कोलिजन करते हैं, आपको रिएक्टेंट पे फोकस करना है. तो आप बोलोगे इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है मैम, तो इट मीन्स इट इज़ अ बायोमॉलिकुलर रिएक्शन. क्लियर? इट इज़ अ बायोमॉलिकुलर मीन्स 2 रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व, है ना, इन द कोलिजन टू मेक अ प्रोडक्ट. क्लियर? कैन यू क्लियर? और आपका कहते हैं जो आपके सिंपल रिएक्शंस होती है, व्हाट इज़ अ सिंपल रिएक्शन? सिंपल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जो सिंगल स्टेप में होती है, जो एक ही स्टेप में होती है. और जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है उसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन. कहते जो आपका रिएक्शन 1 स्टेप में, जैसे अगर आप बोलोगे मैम 2HI, है ना, इट विल कन्वर्ट इनटू H2 प्लस I2. तो आप ये कह सकते हो कि इस बैलेंस्ड इक्वेशन में कितना मॉलिक्यूल्स दिख रहा है? 2. तो इट इज़ अ बायोमॉलिकुलर रिएक्शन. इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो होगी वो 2 है, बिकॉज आपके 2 मॉलिक्यूल्स
रिएक्टेंट के हम ये एज्यूम करते हैं दे विल मेक द कोलिजन्स। और जो सिंपल रिएक्शंस होती है ना बेटा, जो भी आपके सिंपल रिएक्शंस होती हैं, कभी कभी उनमें मॉलिकुलैरिटी और ऑर्डर सेम हो सकता है। मॉलिकुलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम है सिंपल रिएक्शंस के लिए। क्लियर कि नहीं क्लियर? पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कहते हो भी सकता है, ऑलमोस्ट सेम हो सकता है। बट कहते हैं बट जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो होती है विच कैन टेक्स प्लेस इन मैनी स्टेप्स। तो जो रिएक्शंस बहुत स्टेप्स में होते हैं उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हैं। और उसमें जैसे हम बोलते हैं ए से बी बनना है, पहले ए से सी बनेगा, सी से डी बनेगा और डी से बी बनता है। अगर आप बोलते हो कि मैम ए से बी बनना है तो वो डायरेक्ट वन स्टेप में नहीं हो रहा है, इट कुड टेक्स प्लेस इन मेनी स्टेप। सो द पाथ टेकन in complex reaction, the path taken in complex reaction is called as mechanism of the reaction। उसी को हम mechanism of the reaction बोलते हैं। क्लियर? क्योंकि आपका केमिकल कनेक्टिक्स पाथ को भी बताता है बेटा। कहता है ये तो कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में होता है, कुछ रिएक्शंस मल्टीपल स्टेप्स में भी होते हैं, मेनी स्टेप्स में भी होते हैं। तो फिर उस केस में आपकी मॉलिकुलैरिटी किस पे डिपेंड करती है या ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है? तो आपकी मॉलिकुलैरिटी उस केस में मॉलिकुलैरिटी डिपेंड्स ऑन द स्लोएस्ट स्टेप। मॉलिकुलैरिटी और यू कैन से द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो वो किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन द स्लोएस्ट स्टेप। कहते हैं वो स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा, बिकॉज जो आपका उस रिएक्शन का जो स्लोएस्ट स्टेप होता है ना, हम ये बोलते हैं कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है इट इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इट इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जैसे मैंने बोला था कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है ये काम कितने दिन में होगा, वो स्लोएस्ट स्टेप हमें बताता है। जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक प्रोजेक्ट है ना, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है ना, मुझे उसको सबमिट करना है टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। मुझे एक प्रोजेक्ट को सबमिट करना है एंड टुडे इज़ 14th में। अगर मुझे उस प्रोजेक्ट को जो आप हमारा जो डेडलाइन है वो आपका 30th में है। क्लियर के नहीं क्लियर? दिस इज़ द डेडलाइन। क्लियर कि मुझे 30th मई को सबमिट करना है और उस प्रोजेक्ट का कुछ काम मैंने प्रियांक को दिया है ना। प्रियांक, मैंने आपको कुछ काम दिया, एक मैंने नेहा को काम दिया बेटा और एक मैंने पार्थ को काम दिया। आई हैव गिवन है ना, कुछ काम मैंने प्रियांक को दिया है, कुछ काम मैंने नेहा को दिया है, कुछ मैंने पार्थ को दिया है। तो मैं बोलती हूँ प्लीज़ सबमिट करो। मैंने बोला कि आप समरी बनाओ, आप कंक्लूजन करो, है ना। तो कोई प्रोजेक्ट्स का मुझे डेडलाइन 30th मई को है, तो मैं बोलती हूँ कि जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है हमें इसको सबमिट करना है। प्रियांक ने तो वो मुझे काम 5 hours में करके दिया। तो प्रियांक, कैन आई सबमिट द प्रोजेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल? मैं क्या प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकती हूँ? आपने तो मुझे है ना 5 hours में सबमिट किया अपना काम, बट नेहा ने वो काम मुझे सबमिट करके दिया 1 day में। तो कैन आई सबमिट? नो। बट जो पार्थ है वो इतना स्लो है, उसने वही काम मुझे, बिकॉज टुडे इज़ 14th में, ठीक है, नेहा ने मुझे 15th में तक काम करके दिया, ठीक है। पार्थ ने तो मुझे प्रियांक ने तो मुझे 14th में कोई काम करके दे दिया। बट जो पार्थ है उसने मुझे वही काम पता कब करके दिया है? 29th मई को। तो और इसका मतलब जैसे पार्थ ने मुझे प्रोजेक्ट दिया और मैंने उसको प्रोजेक्ट को 30th मई को सबमिट किया। बेटा अब मुझे बताओ इसका रेट, इस प्रोजेक्ट को, व्हाट इज़ द रेट ऑफ दिस रिएक्शन? द रेट ऑफ दिस रिएक्शन 14 से लेकर 30th को ही हमने सबमिट किया। तो कितना टाइम लगा? आई थिंक क्लोज टू, कितना टाइम लगा? 16 days लगे ना। तो है ना 16-17 days लगे। तो इसका मतलब किसके कारण मेरा काम लेट हुआ? इस पार्थ के कारण। ये पार्थ बहुत स्लो था। दिस इज दैट पर्सन इज द स्लोएस्ट स्टेप। बेटा जो स्लोएस्ट स्टेप होता है ना वो ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अभी आपने मुझे
अगर प्रियांक ने मुझे 1 डे में काम करके दिया है, नेहा ने 1 डे में दिया है 15 को, पर मैं 15 को नहीं सबमिट कर पाई बिकॉज पार्थ इज द स्लोएस्ट पर्सन। तो जब कोई भी रिएक्शन मेनी स्टेप्स में होता है तो वो काम कितने टाइम में होगा, उसका रेट क्या होगा, तो वो स्लोएस्ट स्टेप बताता है बेटा। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है कि विच कैन टेक्स प्लेस इन द मैनी स्टेप्स, मैनी एलिमेंट्री स्टेप्स। और अगर हम आपको कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं, अगर फॉर एग्जांपल दिस इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है, अगर हम बोलते हैं 5 ब्रोमाइड आयन, बी आर नेगेटिव आयंस, दिस इज़ अ ब्रोमाइड आयंस, है ना, दिस इज़ अ 6 H आयंस, दे रिएक्ट टू फॉर्म 3 Br2 एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो वो बोलते हैं कि इस केस में अगर आप देखते हो, आप कहते हो कि मैम मॉलिकुलरिटी क्या होगी, बेटा इसका मतलब इसका 5 मॉलिक्यूल्स है ना, इसका कितना मॉलिक्यूल्स है, 1 मॉलिक्यूल है, और इसका 6 मॉलिक्यूल्स है। तो आपको लगता है कि मॉलिकुलरिटी अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है जिसमें इतने सारे मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो डू यू थिंक इफेक्टिव कोलिजन विल टेक्स प्लेस? अगर आप किसी शादी पे जाते हो, यू आर गोइंग फॉर सम मैरिज, और वहाँ पर बैंकट में इतना रश होता है, इतना ग्रेट रश, डू यू थिंक इट इज़ ईजी फॉर यू टू सिट ओवर देयर? तो वो बोलते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है जिसमें, अभी तो हम 5 मॉलिक्यूल्स का बात करते हैं, हम 5 मोल्स भी बोल सकते हो, कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, कहते हैं द चांसेस फॉर इफेक्टिव कोलिजन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। उतने स्पेस में इतना ग्रेट रश, इफेक्टिव कोलिजन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए वेन एवर यू हैव एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ओवरऑल मॉलिकुलरिटी हैज़ नो मीनिंग। मॉलिकुलरिटी सिर्फ स्लोएस्ट स्टेप पे बेस्ड होगी। कहते हैं जब भी कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है बेटा, उसमें जो ओवरऑल मॉलिकुलरिटी होती है, ओवरऑल molecularity has no meaning. Overall molecularity of reaction has no meaning. Is it clear? It is very difficult for the reactant molecule to come and collide and make an effective collision. कहते जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं तो चांसेस ऑफ एक्टिव कोलिजन बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो मॉलिकुलरिटी होती है, molecularity of the reaction for the complex reaction, it is based on the slowest step. Is it clear? Can I clear? तो जो स्लोएस्ट स्टेप्स में जितने मॉलिक्यूल्स बैलेंस्ड इक्वेशन में दिखते हैं वो ही आपकी मॉलिकुलरिटी होगी। मॉलिकुलरिटी, ओवरऑल मॉलिकुलरिटी हैज़ नो मीनिंग, बिकॉज कॉन्सेप्ट यही चलता है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करते हैं और प्रोडक्ट बनता है, और इफेक्टिव कोलिजन जो होती है दैट विल मेक अ प्रोडक्ट। और इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए अभी लेटर ऑन हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, उसके लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए और एक ओरिएंटेशन भी चाहिए। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, अगर आपके इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो कोलिजन कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए मॉलिकुलरिटी जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की होती है, ओवरऑल मॉलिकुलरिटी हैज़ नो मीनिंग। The molecularity for the complex reaction is based on the slowest step, and the slowest step is the rate determining step. Is it clear? Can you clear? जो भी आपका slowest step होता है बेटा, that is the rate determining step. Is it clear? It is the rate determining step. और हमने फिर बोला कि आपका मॉलिकुलरिटी और आपका ऑर्डर सिंपल रिएक्शन के लिए सेम हो सकते हैं। इज इट क्लियर? कैन आई क्लियर? और हम ये भी बोलते हैं कि जो आपकी मॉलिकुलरिटी होती है, मॉलिकुलरिटी जो आपका मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन होगा बेटा, वो हमेशा बैलेंस्ड इक्वेशन पे बेस्ड होता है। क्लियर? जो भी आपका बैलेंस्ड इक्वेशन में आपको जितना मॉलिक्यूल्स दिखता है वही मॉलिकुलरिटी है। बट जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हम एक्सपेरिमेंटली करके देखते हैं। एक्चुअली इट इज़ नॉट एवरी टाइम इट इज़ कि ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी सेम होंगे, कि जो बैलेंस्ड इक्वेशन में दिख रहा है कभी कभी ऑर्डर सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं कि एक्चुअली कितना कंज्यूम हुआ। इज इट क्लियर? पर सिंपल रिएक्शन के लिए मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर सेम हो सकते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है। और जो आपका मॉलिकुलरिटी होता है, मॉलिकुलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। मॉलिकुलरिटी कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब वो डेसिमल में नहीं होता बेटा। कभी ऐसे होता है कि हाफ मॉलिक्यूल्स कोलिजन कर रहे हैं, बट आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो, आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ना,
वो आपका फ्रैक्शन में हो सकता है ना, इट कैन बी फ्रैक्शनल टू, वो फ्रैक्शन में हो सकता है, ठीक है, बट अब मॉलिकुलरिटी नहीं होती बेटा। और हम ये भी बात थोड़ा बोलना चाहते हैं, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्री रिएक्शन इज इक्वल टू द मॉलिकुलरिटी। क्लियर? अगर आपको कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन है, अब आप बोलोगे एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है, कहते हैं वो रिएक्शन, द रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस इन सिंगल स्टेप, रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस इन सिंगल स्टेप, कहते जो एक स्टेप में होती है, सिंगल स्टेप में, कहते इन दैट केस आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इट इज इक्वल टू द मॉलिकुलरिटी। आप बोल सकते हैं द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज इक्वल टू द मॉलिकुलरिटी। इज इट क्लियर? मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, कहते बट अगर इफ यू चेंज द कंडीशन, कहते बट इफ change the condition of reaction, if change the condition of reaction, clear? कहते हैं कि अगर आप उस रिएक्शन का कंडीशन चेंज करते हो आप बेटा, जैसे आपने प्रेशर चेंज किया या आपने कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया, तो देन दैट केस ऑर्डर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऑर्डर मे नॉट बी इक्वल, इज इट क्लियर, टू द मॉलिकुलरिटी। क्लियर? टू द मॉलिकुलरिटी। भाई वो ये कहना चाहता है कि अगर आपका सेम रिएक्शन है सिंगल स्टेप में, आप बोलते हो कि ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी सेम है, बट आपने सेम रिएक्शन का, इफ़ यू हैव चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, अगर आप कुछ भी चेंज कर सकते हो तो वो ऑर्डर चेंज हो सकता है। ये नहीं कि ऑर्डर मे नॉट बी इक्वल टू द मॉलिकुलरिटी, बिकॉज मॉलिकुलरिटी जो होती है वो तो बैलेंस्ड इक्वेशन में दिखता है ना। अगर आप कंडीशन ऑफ प्रेशर चेंज करते हो, कंडीशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हो, तो आपका ऑर्डर मे नॉट बी इक्वल टू द मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। इज इट क्लियर? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट? अभी हम आपको ये बताते हैं कि इफ वेन एवर यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, तो वेन एवर यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन वो होता है, मैकेनिज्म हमेशा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए होता है बेटा, कि कौन सा द पाथ टेकन, एक सिंपल लैंग्वेज में है, द पाथ टेकन इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, द पाथ टेकन इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्लियर? द पाथ टेकन इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन it is called as the mechanism of the reaction. Clear? It is called as the mechanism of the reaction. Clear? और मैंने फिर बोल रही हूँ, मॉलिकुलरिटी जो होती है स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है और ऑर्डर भी। क्लियर? अगर हम आपको एक मैकेनिज्म बताते हैं, कहते हैं फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव 2 molecules of N2O5, it decompose to form 4NO2 and oxygen. तो ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मीन्स कहते हैं इट कैन टेक प्लेस इन मैनी स्टेप, मोर देन वन स्टेप कह सकते हो। कहते हैं वो एक स्टेप में नहीं है, मैनी स्टेप में है। कहते फिर उसको आप मैकेनिज्म बताओ, कहते दिस इज द मैकेनिज्म। देखो मैकेनिज्म इसका देखो 2 है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखो 2 है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि व्हेनेवर यू टेक फर्स्ट स्टेप, कहते फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका जो N2O5 है, 1 molecule of N2O5, कहते हैं इट कैन डिकम्पोज टू फॉर्म NO2 एंड NO3। क्लियर? अभी NO2 और NO3। अब आपका सेकेंड स्टेप में है, देखो अब आप बोलोगे हम सेकेंड स्टेप में क्या है, तो आपका जो सेकेंड मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2O5 है, क्लियर, कहता है इट अगेन कंबाइन विद NO3। क्लियर? बिकॉज NO3 एक इंटरमीडिएट का काम कर रहा है, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इज इट क्लियर? आपको ये कहाँ चाहिए ना, ऊपर वाली रिएक्शन में नहीं है ना, तो इट विल रिएक्ट विद N2O5 के साथ रिएक्ट करके इट विल गिव यू 3 molecules ऑफ NO2 प्लस O2। जो भी आपका बनता है बेटा, ये आपका जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो कंज्यूम हो जाएंगे। तो दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द 2 स्टेप्स में। तो जब आप इसका ओवरऑल करते हो नहीं, अगर आप इनको ऐड करते हो, वेन एवर यू जस्ट ऐड 1 and 2,
1 + 2 रिएक्शन। तो लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करो तो आपका क्या बनेगा बेटा, 2N2O5 बनेगा। और आपका देखो ये NO3 है ना, दिस इज ऑल्सो NO3 ओवर हेयर, देन दिस इज NO2, देन 3NO2 और O2। क्लियर? तो आपका NO3 से NO3 हम इसको कट कर देंगे, कैन यू क्लियर? तो अगेन यू विल गेट दिस रिएक्शन N2O5 react to form देखो NO2 और NO2, तो यू हैव 4 molecules of NO2 and oxygen is produced. सो जो भी आपका whenever we are going to take this reaction in many steps, जो आपके इंटरमीडिएट्स होते हैं ना वो कंज्यूम्ड हो जाते हैं बेटा। और आपको पेपर में ऐसे वो बोलेगा कि दिस इज अ स्लो स्टेप। अब आप बोलोगे मैम हाउ यू कम टू नो दिस इज, इट इज ऑलरेडी दे हैव ऑब्जर्व दिस एक्सपेरिमेंटली, ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है एंड दिस इज द फास्ट स्टेप। इफ योर टीचर इज गोइंग टू से कि मॉलिक्युलरिटी किस पे डिपेंड करेगा, वो स्लोएस्ट स्टेप पे। इज इट क्लियर? बिकॉज विच इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इफ योर टीचर इज गोइंग टू आस्क यू कि इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, तो आप बोलोगे स्लोएस्ट स्टेप मीन्स फर्स्ट स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इज इट क्लियर? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इफ योर टीचर इज गोइंग टू आस्क यू कि भाई इसका, अब देखिए स्लोएस्ट स्टेप पे ही मॉलिक्युलरिटी कॉम्प्लेक्स का कोई मतलब ही नहीं बनता। मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी इट इज़ अ यूनिमॉलिक्युलर। इसका बिकॉज स्लोएस्ट स्टेप में इसका 1 मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहा है, तो इट इज़ अ यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन। तो इट इज़ अ यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन। इज इट क्लियर और नॉट है? और इसका, और मैंने बोला है कि जो भी आपके सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं उसमें मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर सेम हो सकते हैं। मॉलिक्युलरिटी तो 100% वो ये बोलती है कि आई एम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी हैज़ नो मीनिंग, इट डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप। इज इट क्लियर? और स्लोएस्ट स्टेप में इसका 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, तो इट इज़ अ यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन। और अगर इसका ऑर्डर जो होगा, दिस इज ऑल्सो अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? हमने आपको बताया ना, जो भी सिंगल स्टेप 1 स्टेप में रिएक्शन होते हैं, एलिमेंट्री स्टेप में रिएक्शन होती है, उसमें आपकी मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर सेम हो सकते हैं। क्लियर? और मॉलिक्युलरिटी हमेशा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप। क्लियर? एक और एग्जांपल करते हैं। आई टेक वन मोर एग्जांपल। ना दिस इज अ सेकेंड एग्जांपल। जो भी आपके बुक्स में एनसीईआरटी में आपको करना है, इफ़ यू हैव अ 2 molecules of NO2 react to form fluorine to form 2NO2F. इज इट क्लियर? तो वो भी बोलते हैं दिस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इज इट क्लियर? दिस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्लियर? कहते हैं ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और उन्होंने ये बताया है कि कहते हैं एज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, कहते हैं एज पर द रेट लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द 1 concentration term of NO2 and 1 concentration term of fluorine. तो इट मीन्स इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, एज पर द रेट लॉ, बिकॉज एज पर द रेट लॉ आप बोलोगे द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, दैट कुड बी अ 1 + 1 सेकेंड ऑर्डर। नहीं है तो ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। तो अभी हम देखते हैं क्या मॉलिक्युलरिटी सेम है, तो इसका मैकेनिज्म करें, बिकॉज मॉलिक्युलरिटी स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगी। क्लियर? तो अभी अगर आप इसका मैकेनिज्म करते हैं, वेन एवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैकेनिज्म, तो इस केस में देखो इट इज़ अ 2 molecules ऑफ NO2। तो आपका अगर फर्स्ट स्टेप में अगर आपका NO2 react with fluorine, clear, to form NO2F plus F, तो दिस इज अ स्लोएस्ट स्टेप। अब सेकेंड रिएक्शन में अब आप ये देखो कि आपके इस रिएक्शन में NO2 भी चाहिए, F2 भी हो गया, NO2F है, बट ये फ्लोरीन जो है ये एक इंटरमीडिएट है, इसको नहीं चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं कंज्यूम होगा बेटा। क्लियर? कैन यू क्लियर? तो अगेन देखो NO2 plus F इट विल मेक NO2F। तो अगर आप इस रिएक्शन को कंबाइन करते हैं, यू कैन कंबाइन दिस 1 and 2। क्लियर? आप इसको ऐड करते हैं तो आपका क्या बनता है, देखो 2NO2 बनेगा। देखो दिस इज अ F2, दिस इज अ फ्लोरीन, बिकॉज लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करेंगे तो यू विल गेट देखो NO2F प्लस NO2F प्लस फ्लोरीन, जो इंटरमीडिएट्स होता है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर? कैन यू क्लियर?
तो you will get the overall reaction. That is a 2NO2 react with the fluorine to form 2NO2F. Clear? Can you clear? तो इसमें स्लोएस्ट स्टेप इज द फर्स्ट स्टेप एंड द फास्ट स्टेप इज सेकेंड. तो आपका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा बेटा वो कौन सा होगा? फर्स्ट. और देखो मैंने बताया था ना मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी इसकी. कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन? मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? 3. हाउ इट कुड बी 3? इट कुड बी 1 and 1. प्लीज स्लोएस्ट स्टेप पे मॉलिक्यूलरिटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो स्लोएस्ट स्टेप पे बेस्ड होती है. इट इज अ स्लोएस्ट स्टेप पे. और स्लोएस्ट स्टेप में कितना रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हो रहा है? 1+1. इट कुड बी 1+1. इट इज अ 2. तो इट इज अ बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन. क्लियर? इट इज अ बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन. और अगर आप बोलोगे मैम ऑर्डर भी इसका क्या है? ऑर्डर भी सेकेंड है बिकॉज ऑर्डर भी स्लोएस्ट स्टेप है. मैंने बोला ना जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, इट कैन टेक्स प्लेस इन मेनी सिंगल स्टेप. उन सिंगल स्टेप को हम एलिमेंट्री स्टेप्स बोलते हैं. तो मॉलिक्यूलरिटी तो 100% ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब नहीं होता. मॉलिक्यूलरिटी ये बोलती है कि जो भी स्लोएस्ट स्टेप में जितने भी मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं जो बैलेंस्ड इक्वेशन में दिख रहे हैं, तो दैट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन. ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग. Is it clear? Can you clear? So if again I am going to talk about the what is the difference between order of reaction and molecularity, what do you say? What is the difference between order of reaction and molecularity? तो आप क्या कहना चाहोगे? Molecularity of reaction. पहले तो आपका डेफिनेशन ही आएगा. मॉलिक्यूलरिटी किससे मिलती है? रेट लॉ इक्वेशन में, है ना. आपका जो मॉलिक्यूलरिटी होता है व्हेनेवर टीचर इज गोइंग टू आस्क यू, तो आप डेफिनेशन लिखो ना कि जो रेट लॉ में द सम ऑफ द पावर्स अल्फा प्लस बीटा इट विल गिव द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सिंपल सा लैंग्वेज में, है ना. वही तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देता है कि नहीं देता. और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? इज इट क्लियर? मॉलिक्यूलरिटी होती है, कहते हैं इट इज द नंबर ऑफ एटम्स. नहीं आया? नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं रिएक्शन में, और आयंस भी हो सकते हैं. क्लियर? कहते हैं दे जस्ट कम टुगेदर, है ना. दे मस्ट कोलाइड विथ ईच अदर. दे मस्ट कोलाइड. इज इट क्लियर? क्लियर के लिए क्लियर. विद ईच अदर, है ना. विद ईच अदर साइमल्टेनियसली. क्लियर? टू मेक अ प्रोडक्ट. टू, है ना, to result into a chemical reaction. Clear? कहते हैं कि वो ये बहुत बोलते हैं कि जो मॉलिक्यूलरिटी होती है कि कितने एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं एंड दे विल मेक अ प्रोडक्ट. दे विल रिजल्ट इनटू अ केमिकल रिएक्शन. मॉलिक्यूलरिटी में हम ये ज्यूम करते हैं और हमने एनर्जी की बात नहीं की. वो ये बात बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन विल मेक अ प्रोडक्ट, है ना. तो वो बोलते हैं कि भाई इफेक्टिव कोलिजन के लिए वो बोलते हैं एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स दे विल कम एंड दे विल कोलाइड विद ईच अदर. और जितनी कोलिजन ज़्यादा होंगी उतना प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा. बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो रेट लॉ पे बेस्ड है. इट इज़ द सम ऑफ द पावर्स इन द रेट लॉ इक्वेशन जिस कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. व्हाट इज़ द सेकेंड डिफरेंस? जो आपका सबसे बड़ा है, जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, हमने क्या बताया था, वो आपका होल नंबर भी हो सकता है. That could be a whole number as well as in fraction. But molecularity is always a whole number. कभी ऐसे बोलते हैं कि आधा मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन कर रहे हैं. Molecularity must be always in whole number. वो होल नंबर होगा. और थर्ड पॉइंट सबसे है जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली, है ना. भाई ऑर्डर सेम हो भी सकता है, सेम नहीं होगा. कहते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली. बट जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो जो भी बैलेंस्ड इक्वेशन में जो दिखता है वही होता है कि नहीं होता. और एक पॉइंट और था, जब आप मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं, अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, जब भी आपका कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होता है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलरिटी तो हमेशा सिंगल स्टेप पे, मतलब स्लो स्टेप पे बेस्ड है. कहते हैं फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. जो आपका ऑर्डर होता है वो दोनों पे एप्लीकेबल होता है. कहते हैं इट इज़ एप्लीकेबल, है ना. इट इज़ एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप,
एलिमेंट्री है ना, एज वेल एज एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. क्लियर? बट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कहते जो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, बट मॉलिक्युलरिटी डिपेंड्स अपॉन द स्लो स्टेप. मॉलिक्युलरिटी किस पे डिपेंड करती है? मॉलिक्युलरिटी डिपेंड्स अपॉन द स्लो स्टेप. क्लियर? ऑन द स्लो स्टेप. ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैज़ नो मीनिंग. अगर आप बोलोगे मैम ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी के बारे में बात करते हैं, नो मीनिंग. मॉलिक्युलरिटी बोलती है कि आई एम गोइंग टू डिपेंड्स ओनली ऑन द स्लो स्टेप. इज इट क्लियर? ये नहीं क्लियर? और हमने सबसे लास्ट में ये भी बताया था कि द ऑर्डर ऑफ सिंपल रिएक्शन, जो आपका ऑर्डर होता है, द ऑर्डर ऑफ सिंपल रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन कहते हैं इट मे नॉट बी equal to the, it may not be equal to the number of the molecules of the reactant. है ना, they may not be equal to the molecularity. Clear? Clear? As shown by the balance equation, जो आपको दिख रहा है. ऐसे तो कोई जरूरी नहीं है कि ना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी सेम हो, बिकॉज मोलिकुलरिटी जो भी बैलेंस्ड इक्वेशन में दिखता है वही होता है. कहते हैं द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे नॉट बी इक्वल टू द मोलिकुलरिटी as shown, as seen in the balanced equation. Clear? From the balanced equation. Balanced equation. But for simple reaction, कहते हैं जी, but for simple reaction जो आपकी मोलिकुलरिटी होती है वो तो सेम होती है जो बैलेंस्ड इक्वेशन में होता है. द मोलिकुलरिटी, इज इट क्लियर? कहते हैं द मोलिकुलरिटी can usually be obtained, clear, from the stoichiometry of the equation. Clear? जो दिखता है वो वही है ऐसा. Clear? stoichiometry of the equation. वो ये कहना चाहता है, कहता है कि अगर कोई सिंपल रिएक्शन है, मॉलिकुलरिटी जो आपको बैलेंस्ड इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स जो भी आपस में कोलाइड कर रहे हैं, जो भी बैलेंस्ड इक्वेशन में आपको रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स दिखते हैं, वो ही आपकी मॉलिकुलरिटी है. बट ऑर्डर सेम नहीं हो सकता. मतलब ऑर्डर ये नहीं कि आपको अगर 2 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं बैलेंस्ड इक्वेशन में, ऑर्डर कैन बी डिफरेंट बिकॉज इट कैन बी ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली. क्या पता आपको बैलेंस इक्वेशन में 2 मोल्स दिखते हैं, तो क्या पता ऑर्डर, क्या पता 1 पे डिपेंड करता है. इज इट क्लियर? बिकॉज जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इट इज़ बेस्ड ऑन द रेट लॉ. सो दिस इज ऑल अबाउट मॉलिकुलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट का एसआई यूनिट, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. इज इट क्लियर? एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है वो स्लोएस्ट स्टेप होता है. आपको एग्जाम में आएगा एंड यू हैव टू टेल कि आपको स्लोएस्ट स्टेप जो होता है दैट इज द डिटरमाइन द रेट ऑफ द रिएक्शन.